I start with the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारा छठा टॉपिक है, छठा लेक्चर है, जिसमें हमने डिस्कस करना है कि एक ऐसे के इंट्रोडक्शन को कैसे लिखा जा सकता है। ये याद रखिएगा कि ऐसे में इंट्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी बेस पर आपका पास फेल होना डिसाइड होता है, क्योंकि आपका पहला ये इंट्रोडक्शन है जिसको देखकर वो ये फाइनल कर लेता है कि इसको पास करना है या फेल करना है, क्योंकि इसमें वो आपकी वो तमाम चीजें होती हैं जो कि एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए जरूरत होती है। जैसे आपकी वोकैब उसमें चेक हो जाएगी, आपके स्पेलिंग्स इसी में चेक हो जाएंगे, आपकी ग्रामर इसी में चेक हो जाएगी, आपकी रेलिवेंसी चेक हो जाएगी, आपकी कोहेरेंस चेक हो जाएगी, ठीक है, आपका राइट अप चेक हो जाएगा सिर्फ इसी एक पैराग्राफ में। ये आपका बेसिकली ये एक पैराग्राफ नहीं है, ये आपका पास या फेल होने का वो एक जिसे कहते हैं एक मिरर है जिसके थ्रू आपने पास या फेल होना है, वो लेंस है जिसके थ्रू वो पास या फेल करेगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट होता है हैंडल करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, उसको करना बहुत जरूरी होती है। उसमें क्या करते हैं हम, ग्रामेटिकल मिस्टेक कर जाते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो सॉरी जो सबसे डिफिकल्ट काम होता है वो कोहेरेंस मेंटेन करना होता है। अब वो चीजें पुट कर रहे हैं और वो कोहेरेंस आप मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपको फेल कर देता है, आपका रेटअप अच्छा नहीं हो पाता। ठीक है, ये सबसे डिफिकल्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है। जहां मैं ये भी बताता चलूं कि इससे पहले हम 5 लेक्चर्स और कर चुके हैं। पहला लेक्चर है, मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। मैंने 8 से 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, और उठाकर देख लें पास पेपर्स में उनमें से एक या दो आया हुआ है। अगर हम वो 8 से 10 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कर लें तो हम हमारे पास होने के सीएसएस में हमारा जो हमने जिसे कह सकते हैं कि वो टॉपिक्स जो कि 8-10 करने के बाद हम ये कॉन्फिडेंट होंगे कि हम 80% हमें उम्मीद होगी कि इनमें से कोई टॉपिक आ जाएगा और हम उसको कर लेंगे। उसके ऑल थीम्स कैसे कवर करने हैं, क्या करना है, मैंने लेक्चर 1 में बताया हुआ है। लेक्चर 2 में मैंने बताया कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर एक जो टॉपिक आ जाएगा वहां पर आप 8 से 10 टॉपिक देंगे, उनमें जो एक टॉपिक आप सिलेक्ट करेंगे उसको उसकी सिलेक्शन कैसे करनी है, उसके सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया क्या है। अच्छा टॉपिक सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप पास ना सिर्फ पास होने के चांसेस बढ़ेंगे बल्कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और आपको पता है कि जब एलोकेशन होती है तो एक एक मार्क पॉइंट आपका मार्क्स जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। आप एक एक मार्क्स पर कई कई आपकी पोजीशंस होती हैं, एलोकेशन में आपको मसला हो सकता है। एक एक पॉइंट पॉइंट पर आपको बुरा ग्रुप भी मिल सकता है, अच्छा ग्रुप भी बेस मिल सकता है, सिर्फ एक मार्क्स के बेस पर। तो हम कोशिश करेंगे टॉपिक भी अच्छा सिलेक्ट करें, और कैसे टॉपिक को अच्छा सिलेक्ट करना है वो मैंने आपको लेक्चर 2 में बताया। लेक्चर 3 में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने जब टॉपिक सिलेक्ट कर लेना है तो उसको अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है, उसको डीकोडिंग कैसे करनी है, ताकि आप पॉइंट्स बनाए, वो पॉइंट्स आपके आउटलाइन में यूज होंगे। और वही आउटलाइन जो होगी वो आपका मेन ऐसे में जो आपके पैराग्राफ्स हैं वो आउटलाइन पर डिपेंड करते हैं। तो इसका मतलब टॉपिक की डीकोडिंग जरूरी है इन सब के लिए। वो लेक्चर 3 है। लेक्चर 4 में मैंने आपको बताया कि आपने कैसे एक थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है और व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे। लेक्चर 5 में मैंने आपको बताया कि आउटलाइन मेकिंग कैसे करनी है, ठीक है, एक अच्छी इफेक्टिव आउटलाइन कैसे बनानी है, लेक्चर 5 में बताया। लेक्चर 6 में हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हम आगे चलते हैं। तो अब आप देखें कि इंट्रोडक्शन जब आपने लिखना है तो उसमें स्टेप्स क्या हो सकते हैं। आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं तो इंट्रोडक्शन आपका पूरा हो जाएगा। और ये देखिए ये ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप अपनी कोहेरेंस भी लूज कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आप इसमें कोहेरेंस अपना अपनी कोहेरेंस लूज कर जाते हैं, आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी कर देते हैं, ठीक है, आप इरेलीवेंट हो जाते हैं। तो आपने इन सब चीजों को मेंटेन करना है इस इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में। अब आ जाते हैं स्टेप्स क्या है। सबसे पहले आपने लिखने जनरल स्टेटमेंट, ठीक है, दैट इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक ऑफ योर ऐसे, ठीक है, जो कि आपको उसने टॉपिक दिया हुआ है ऐसे में उसको इंट्रोड्यूस करेगा। अब वो क्या जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, मैं आगे जाके एक आपको मॉडल दिया हुआ है मैंने इंट्रोडक्शन के, एक इंट्रोडक्शन एक मॉडल के तौर पर, उसमें मैं तमाम चीजें आपको जब मैं पढ़ूंगा उसमें तो आपको बताऊंगा ये मेरी जनरल स्टेटमेंट है। उसके बाद सपोर्टिंग आर्गुमेंट होंगे, ये मेरे सपोर्टिंग आर्गुमेंट है। फिर मैं उसमें आपने मेंशंस करने हैं कि ऑल द पॉइंट्स दैट आर मेंशन इन द आउटलाइन। मतलब आपने आउटलाइन में अगर कोई कॉजेज हैं, किसी बैड गवर्नेंस की कॉजेज हैं, उसके इम्पैक्ट्स हैं, तो आपने पहले कॉजेज लिखने हैं जो आउटलाइन में जितनी दी हुई है उसको मेंशन करना है, फिर इम्पैक्ट्स लिखने जो कि आउटलाइन में आपने मेंशन किए हुए हैं। आपने अपने इंट्रोडक्शन में सजेशन नहीं लिखनी अनलेस अनटिल आस्क्ड। अगर उसने पूछा तो जरूर लिखनी है इंट्रोडक्शन में, अदरवाइज आपने सजेशंस नहीं देनी अपनी इंट्रोडक्शन में। आपने सजेशन क्या देनी है अपने
कंक्लूजन में, ठीक है। कंक्लूजन कैसे लिखते हैं इस पर भी एक वीडियो बनाई है मैंने, ठीक है। तो आप आगे हम चलते हैं। तो नो न्यू पॉइंट दैट इज नॉट डिस्क्राइब्ड इन आउटलाइन, कोई ऐसा पॉइंट आपने इंट्रोडक्शन में नहीं लिखना जो कि आउटलाइन में आपने नहीं दिया, ठीक है। बेसिकली इंट्रोडक्शन होता है कि आपने आउटलाइन में जो पॉइंट्स लिखे हैं उसको आप कैसे आपने डिस्क्राइब करना है आगे जाकर, वो आपका इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। फिर आता है समराइज द इंट्रोडक्शन। एंड में आपने अपने इंट्रोडक्शन को समराइज करना है। कैसे करना है मैं आपको वो जो मॉडल मैंने आपको दिया उसमें मैं आपको दिखा दूंगा। अब मैंने आपको कहा कि आप इंट्रोडक्शन में कैसे फेल करते हैं, आप ऐसे कैसे फेल करते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं होता, आप फेल कर जाते हैं ऐसे। और उसके लिए आप जो वजह होती है उसकी कोहेरेंस मेंटेन ना करना। अब कोहेरेंस मेंटेन क्या करना है, उस पर कोहेरेंस और रेलेवेंसी कैसे लानी है उस पर भी एक मैंने लेक्चर दिया कि पूरे ऐसे में कहां कहां कोहेरेंस और रेलेवेंसी और कैसे कैसे लानी है, ठीक है। उस पर भी पूरा लेक्चर डिलीवर है, आप देख लेना। अब बात हो रही है सिर्फ इंट्रोडक्शन में कि कोहेरेंस कैसे लानी है। उसके लिए आपको कनेक्टर्स यूज करने हैं। वो कनेक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे आपने अब काजिज लिखनी है, आपने आपकी 8 काजिज एड किया। अब आप ऐसे तो नहीं काजिज लिख के और सारी आप मेंशन कर, नहीं, आपने एक दो लिखने हैं, उसके बाद मोर एवर यूज करना है, फिर इन एडिशन टू यूज करना है, एडिशनली यूज करना है, नॉट ओनली बट आल्सो यूज करना है, ठीक है। फिर आपने कपल्ड विद यूज करने के लफ्ज कि आपने ये इसके साथ कपल्ड विद ये आपने ये यूज करना है। फिर आपने सिमिलरली का वर्ड यूज करना है, वेयर एज का यूज करना है, ठीक है, जहां आप थोड़ा कंट्राडिक्ट करेंगे। वाइल का कंट्राडिक्ट में यूज करना है आपने, बिसाइड्स का आपने यूज करना है, बिसाइड्स दीज काजेस, ये वो आप जिस तरह आप करेंगे। आगे जाके मैंने पूरा पैराग्राफ लिखा है, उसमें ये सब वर्ड्स यूज हैं और आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे यूज करना है। फिर आ जाता है कॉन्सिक्वेंटली, एक कनेक्टर है वो यूज करते हैं कॉजेज के लिए, ठीक है। एक कनेक्टर है रिजल्टेंटली, वो आप इंपैक्ट्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कनेक्टर्स लगाकर आपने अपने इंपैक्ट्स काजेज या फिर आपने अपनी बात को बढ़ाना है कि कैसे करना है। आप जब काजेज लिखेंगे, आप ये नहीं लिखेंगे इंट्रोडक्शन में काजेज का लफ्ज लिखना बुरा लगता है आपने, क्योंकि कोहेरेंस लानी है। कोहेरेंस में काजेज लिख के आप कोहेरेंस में खराब कर देंगे। आपने लिखा कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है, फिर आपने ये चीज मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, वहां पर मैंने लिखा हुआ है। फिर रिजल्टेंटली आपने बता वो समझ जाएगा कि ये इंपैक्ट्स की बात कर रहा है, ठीक है। आपने इंपैक्ट्स का लफ्ज वहां नहीं लिखना, उसकी जगह रिजल्टेंटली लिखना है, और फिर ये मोर ओवर इन एडिशन टू यूज करके उसके जो बाकी पॉइंट्स हैं वो लिख देने हैं, ठीक है। आप उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अच्छा, और क्या चीजें एक इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में जरूरी है, आपने 1.5 पेजेस का, ठीक है, 1.5 साइड जिसे कहते हैं, उसका आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना, ना इसे छोटा लिखना है। और ऐसे भी इसे छोटा हो नहीं सकता, क्योंकि जब आप ऑल पॉइंट्स जो कि आपने आउटलाइन में मेंशन किए हैं एक्सेप्ट सजेशंस, आपने जब वहां पर मेंशन करेंगे तो 1.5 पेज तक चला ही जाएगा। फिर आपने एब्रीविएशंस का बिल्कुल यूज नहीं करना, एब्रीविएशंस की बजाय पूरी बात करनी है। आपने यूएन नहीं कहना, यूनाइटेड नेशंस कहना है। फिर आ जाता है अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट कोटेशंस मस्ट बी अवॉइडेड। आपने इंट्रोडक्शन में अननेसेसरी और इररिलेवेंट कोटेशंस नहीं लिखने की कोशिश करनी, से अवॉइड करना है। फिर नो स्पेलिंग मिस्टेक एट ऑल, क्योंकि ये आपका इंटरफेस होता है, ये वाही चीज होती है जिसको देखकर उसने आपको पास फेल का सोचना होता है, ठीक है। तो आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, उसको बार बार पढ़ लेना है, ठीक है। फिर ग्रामर मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ग्रामर मिस्टेक हुई मतलब आपको ऐसे, आपको इंग्लिश बेसिक ही नहीं पता तो आपको क्यों पास करेगा। फिर आपने यूज सिंपल बट फ्लॉलेस इंग्लिश, आपने सिंपल इंग्लिश यूज करनी है। आपने जरूरी नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट वर्ड यूज करें, बहुत आप ऐसे वर्ड यूज करें जो कुछ उसको भी ना आ रहे हो, ठीक है। बस सिंपल इंग्लिश यूज करें और उसमें कोई फ्लॉ ना हो, फ्लॉलेस हो, मतलब कोई गलती ना हो उसमें, और ऐसी इंग्लिश यूज करें आप, ठीक है। ये बेटर है। अब एक मॉडल के तौर पर मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दी है, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको वहां तरतीब बताई थी कि पहले हमने जनरल स्टेटमेंट देनी है, फिर हमने सपोर्टिंग स्टेटमेंट देनी है, फिर हमने काजिज देने हैं, फिर इंपैक्ट्स देने हैं, फिर हमने समराइज करना है। वो कैसे करना है मैं आपको आगे इसमें बता रहा हूँ, और कनेक्टर कहाँ कहाँ यूज है, कैसे यूज है, वो भी आप देख लीजिएगा। फिर अब देखिए स्टार्ट करते हैं। द स्वीप ऑफ पाकिस्तान tangled history reveals an undefined record of गवर्नेंस फेलियर्स एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटी। ये बेसिकली बैड गवर्नेंस इंपैक्ट, ये बैड गवर्नेंस पर टॉपिक है, ठीक है। उस पर ये हमने लिखना है। उसकी जनरल स्टेटमेंट है ये वाली, ठीक है, जिसे हम जनरल स्टेटमेंट कहते हैं। वो यहां तक है कि आपने द स्वीप ऑफ पाकिस्तान tangled history reveals an undefined record of governance failures and missed opportunities, ठीक है। तो आपकी जो जनरल स्टेटमेंट है वो यहां तक है कि आपकी जो मिस अपॉर्चुनिटीज तक आपकी आ जाती है जनरल स्टेटमेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं कि आपकी उसके बाद आती है आपकी स्पोर्टिंग। जो आपने ये जनरल स्टेटमेंट की, उसकी स्पोर्टिंग क्या है, इफेक्टिव गवर्नेंस इज
what makes difference between struggling and successful states. Many countries around the globe, ठीक है, through good governance have brought themselves in the committee of developed nations, but the land of pure is still sliding in the opposite direction. ठीक है, यहां तक आपकी आ जाएगी स्पोर्टिंग, जनरल स्टेटमेंट के बाद यहां तक आ गया आपकी स्पोर्टिंग। इसके बाद आपका आ जाता है, ठीक है, कि इट सीम्स एज अ ड्रीम ऑफ गुड गवर्नेंस हैज गॉन सॉर। यहां से हम अब इंपैक्ट काजेस की तरफ आ रहे हैं। द रूट ऑफ बैड गवर्नेंस, देखें यहां से काजेस शुरू होगी। द रूट ऑफ बैड गवर्नेंस लाई, ठीक है, रूट्स ऑफ बैड गवर्नेंस लाई इन डिसफंक्शनल पॉलिटिकल सिस्टम। देखो काजेस दे रहे हैं, इनहेरिटेड इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस, ठीक है, outdated colonial laws and unresolved structural economic problems। ये क्या दिए हमने यहां तक आपको impacts। अब मोर ओवर कनेक्टर लगा के हम वही impacts आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है, मोर ओवर कनेक्टर लिया और हम impacts को मजीद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। absence of accountability culture and lack of political will and decades long apathy have worsened the situation। ठीक है, अभी तक हमारे इम्पैक्ट चल रहे हैं। अब हमने क्या देने हैं इम्पैक्ट्स के, सॉरी काजेस चल रहे थे, अब काजेस के बाद किसकी बारी आ गई, इम्पैक्ट्स की। इम्पैक्ट्स जैसे ही शुरू हमने उसका लिखा कॉन्सिक्वेंटली, जैसे मैंने आपको बताया कनेक्टर्स इम्पैक्ट के लिए कॉन्सिक्वेंटली यूज करना, ये नहीं करना द इम्पैक्ट्स आर ऑफ बैड गवर्नेंस इन पाकिस्तान आर एज ये वो, ऐसे कोई बात नहीं करनी। आपने कॉन्सिक्वेंटली लिख लेना तो समझ आ गई इम्पैक्ट्स है। इस तरह कोहेरेंस मेंटेन रहती है, ठीक है। फिर क्रॉनिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, crumbling states institutions, strained civil military relations and crippled economy are impeding social economic uplift of Pakistan। ठीक है, ये आ गया, ठीक है। फिर आ जाता है besides, ये besides के कनेक्टर है, ठीक है, क्योंकि हम इसकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। rampant corruption and ticking bomb of population, water and energy crisis threatening integrity and prosperity of only nuclear, ठीक है, of only nuclear state, इस्लामिक स्टेट, सॉरी। फिर आता है वोलेटाइल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कपल्ड विद, देखो कपल्ड विद क्या आ गया आपका, कनेक्टर आ गया, कपल्ड विद क्या आ गया आपका, कनेक्टर्स, ठीक है। फिर आ जाता है कपल्ड विद एक्सट्रीम सिक्योरिटी थ्रेट्स हैज turned it into a security state rather than a welfare one, therefore the gravity of situation demands, देखो ये सारी impacts है, ठीक है ना, volatile law and order situation coupled with extreme security threats that has turned it into a security state rather than a welfare state। ये आपके impacts आ गए। फिर therefore ये connector आ गया। The gravity of the situation demand an immediate attention of all stakeholders to chalk out a comprehensive plan and adopt a holistic approach to arrest the downward spiral of Pakistan due to governance crisis। ये देखो उसने सजेशन, बेसिकली उसने सजेशंस का यहाँ से कई सजेशन किए उसने यहाँ पर, ठीक है, लेकिन उसने यहाँ पर सजेशन के पॉइंट्स नहीं दिए, ठीक है। यहाँ पर उसने सिर्फ क्या किया, अपनी जो बात है उसको एंड करने की कोशिश की है, जिसे कहते हैं समराइज करने की कोशिश की है, ठीक है, कि उसको समराइज की तरफ करना। अब क्योंकि ऐसे का जो इंट्रोडक्शन है वो खत्म होने वाला है, उसने इस तरह समराइज किया है। अब बात अगर हम ऊपर जाएं तो हमने क्या बात की थी, आपकी पहली जनरल स्टेटमेंट है, फिर मैंने आपको बताया ये आपकी स्पोर्टिंग है, फिर उसके बाद काजीज आ गए, फिर इम्पैक्ट्स आ गए। मैंने कहीं पर आपने देखो लफ्ज यूज नहीं किया काजीज, कहीं पर इम्पैक्ट का लफ्ज यूज नहीं किया, ठीक है। काजीज के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कनेक्टर कौन सा यूज होगा, इम्पैक्ट के लिए बता चुका हूँ कौन सा यूज होगा, और आखिर में समराइज करना है। देखो देयर फोर्सेस ने समराइज किया, और समराइज देयर फॉर द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन डिमांड्स एन इमीडिएट अटेंशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स टू चार्ट आउट अ कंप्रिहेंसिव प्लान and adopt a holistic approach to arrest the downward spiral of Pakistan due to bad governance crisis. Without improvement of governance, it is a far cry to be a prosperous country। ठीक है, इस तरह इसको खत्म कर दिया। अब आप पूरा पैराग्राफ पढ़े, आपको कोहेरेंस भी नजर आएगी, आपको वो तमाम पॉइंट्स जो कि आपने आउटलाइन मेंशन किए होंगे वो भी तमाम आ गए इसमें, ठीक है, कोई बात मिस भी नहीं हुई, और जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया वो भी सॉल्व हो गया। अगर आप इस तरह करेंगे, एक एक बाय पैटर्न लेके चलेंगे चीजों को, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये भी आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।